उजाले उनकी यादों के। दोस्तों नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आज सुनिए तीसरी कड़ी। मैं मानती हूँ मैं उससे कभी मिली नहीं, पर वो है, कहीं ना कहीं तो है। एक था बाजीगर। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और इस बाजीगर को नहीं था हारने का डर। लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे, नफरत। अरे नहीं किरण, नहीं। परदेश में था उसका काम। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी राजा हिंदुस्तानी भी है उसका नाम। परदेसी जाना नहीं। ताल में था उसकी कलम का कमाल। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने मचाया खूब धमाल। मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर या चुरा कर ले जाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ, और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। जादू जावेद के इलम का। तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है। कमाल जावेद सिद्दीकी की कलम का। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों के। पिछले हफ्ते आपने सुना उस फिल्म में शाहरुख को लाने का काम मैंने किया। पहले वो फिल्म किसी और को लेकर सोची जा रही एक दूसरे बहुत मशहूर हीरो हैं, उनसे अप्रोच किया गया था। कुछ थोड़ी शूटिंग भी शुरू हो गई थी। उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ एक बफर के तौर पर इस्तेमाल किया जाऊंगा फिल्म में। हमने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा एक काम कीजिए, आप मुझे नरेशन दीजिए। सनी साहब भी थे और शाहरुख साहब भी थे। तो शाहरुख बाहर निकला तो मैंने डरते डरते पूछा, शाहरुख क्या सोचा? बोले हाँ मैं कर रहा हूँ, ये फिल्म तो मेरी है, मैं अंजाम भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल अलग हटके कुछ करूँगा और ऐसा करूँगा कि जो लोग याद रखेंगे। किरण, तुम सुनील से मिलना छोड़ दो। कौन हो तुम? जिसकी आवाज में इतनी गर्मी और सांसों में इतनी तेजी हो, वो कोई आशिक ही हो सकता है। क्यों फोन करते हो मुझे? फोन बंद मत करना, मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। ये सुनील तुम्हारे काबिल नहीं है। एक फ्लैट देकर तुम्हें जीत लेना चाहता है। इतना भी नहीं समझता पागल कि तुम ईंट पत्थर के घर में खुश नहीं रहोगी। तुम्हें तो ऐसे घर में रहना है जहां ख्वाबों के दरीचों पर कटाओं के पर्दे हो, जहां पैरों तले गीली घास की ठंडक हो, जहां दीवारें ना हो, सिर्फ अंधेरे उजाले की सरहद हो। शाहरुख ने जिस तरीके से वो फिल्म की है, बाय द वे वो जो एक सीन है जिसमें वो बांद्रा की गलियों में दौड़ रहा है, भाग रहा है, और सनी उसके पीछे है और वो एक पिलर से टकराता है। जी जी। तो मैं आपको बताऊं कि वो सचमुच टकराया। मतलब ऐसा नहीं था कि वो फेक उसने किया हो, लेकिन वो वाकई टकरा गया था। जानबूझ के टकराए थे? नहीं, टकरा गया था। टकरा गए थे। वो बाद में रीटेक में फिर वैसे ही किया गया, वो बात अलग है, लेकिन वो उसमें सचमुच टकरा गए थे। शाहरुख का जो पैशन है यूनुस साहब, जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए तो आप जितनी तारीफ कर सकें वो कम है। वो तो हर फिल्म में, और अच्छा एक्टर वही होता है भाई, ईमानदारी की बात यह है कि जो कैरेक्टर को समझ ले और कैरेक्टर के अंदर घुस जाए। जी। हमारे बहुत अजीम एक्टर दिलीप कुमार ने एक मरतबा मुझसे एक बात कही थी, वो बड़े कमाल की बात थी। मैं अपने ऑडियंस को शेयर करूं उससे जरूर, कि उन्होंने ये कहा था कि अच्छा एक्टर वो नहीं होता है कि जो कैरेक्टर में चला जाए। अच्छा एक्टर वो होता है जो कैरेक्टर को अपने अंदर उतार ले। क्या बात है साहब, क्या बात, वाह। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। हो
होश से कह दो, कभी होश ना आने पाए। लोग नाटक करते हैं, मुंह पे कालक चूना मलते हैं, प्यार करते हैं, प्यार के न जाने कितने ढोंग रचाते हैं, और यूं लगता है जैसे सब सच है। चंद्रमुखी भी नाटक करती है और मैं देखता हूं, फिर भी पारो की बहुत याद आती है। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। वो शादी के रास्ते पर चल दी और मैं बर्बादी के रास्ते पर। तो कुछ बहुत कम ऐसे एक्टर इस वक्त हमारे पास हैं कि जो कैरेक्टर को अपने अंदर उतार लेते हैं और वो वही बन जाते हैं जो कैरेक्टर का तकाजा है। फिर आप अलग दिखाई नहीं देता। जी जी। डर का एक और, चूंकि बात किस्सों की हो रही है और आपका हुक्म है कि मैं कुछ एनेक्डोट्स भी सुनाता चलूं, बिल्कुल। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, मैं थोड़ी सी मेरी कमर थपथपाने वाली बात है, लेकिन ये बाहर इजाजत दीजिए मुझे। जरूर जरूर साहब। वो ये है कि आखिरी सीन जो है, मतलब लास्ट बट वन सीन जो है, जब ये लोग स्विट्जरलैंड में हैं, जिन लोगों ने फिल्म देखी है उन्हें फौरन याद आ जाएगा कि जूही और सनी जो हैं वो स्विट्जरलैंड में हैं, और ये शाहरुख साहब जो हैं ये वहाँ पहुँच जाते हैं और प्रिटेंड करते हैं कुछ और, लेकिन इसको शक हो जाता है, सनी को शक हो जाता है, और ये बड़े लीडिंग क्वेश्चंस करता है उससे कि मतलब तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, क्या है, ये है, वो है, वो है। इस सीन को लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि डिमांड ये थी सीन की कि सवाल तो बिल्कुल सीधा और सादा होगा, जवाब जो है वो गोलमोल दिया जाएगा, डुअल मीनिंग में दिया जाएगा। ऑडियंस की समझ में आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, लेकिन कैरेक्टर की समझ में नहीं आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। वाह। और पूरा सीन है इस बात पे डिपेंड करता है, और इसकी जाहिर है कि इस किस्म के सीन की कोई स्क्रीन प्ले तो होता नहीं है, कोई रूपरेखा भी नहीं होती उसकी। चनाची यश जी ने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया, कहने लगे अच्छा आप ये सीन लिख के बताइए मुझे, और सर वो सीन मैंने लिखा, मुझे अपने अच्छे सीन्स में मैं उसको गिनता हूँ जी, जिसमें सिवाय एक चालाक डायलॉग राइटर के आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और वो चालाक डायलॉग राइटर मैं हूँ। क्या बात। जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है उस सीन की बड़ी तारीफ की है, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ जो है वो यश जी ने खुद की। वो जब स्विट्जरलैंड से लौटे शूट करके तो मेरे लिए एक बहुत ही कीमती गोल्ड वॉच लेकर आए, कहने लगे भाई यू डिजर्व इट। क्या बात है साहब, क्या वो अभी तक है मेरे पास एक यादगार के तौर पर। उस लड़की का क्या नाम है राहुल, जिसे तुम कॉलेज के जमाने में प्यार किया करते थे? बताया तो था, उसकी शादी हो गई। तुम्हारे साथ क्यों नहीं हुई? इसका जवाब तो वही दे सकती है। कहाँ रहती है वो? पहले तो मेरे दिल में रहती थी, अब पता नहीं कहाँ है। क्या वो उसी कॉलेज में थी जिसमें तुम और किरण थे? हाँ। क्या नाम है उसका? अब क्या नाम बतलाऊं? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? क्या नाम क्या है उसका? अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। दिल के दर्द को शायरी और शराब में छुपाने से दर्द कम नहीं होता, बढ़ जाता है। आराम तब मिलता है जब बात जुबान पर आ जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं सुनील, जो अगर जुबान पर आ जाए तो कयामत आ जाए। कयामत को तो एक दिन आना ही है राहुल, आज आ जाने दो। छोड़ो ना यार, कोई और बात करो। मैं उसे भूल जाना चाहता हूं। मुझे तुम पर शक हो रहा है। शक? लगता है तुम इसलिए छुपा रहे हो क्योंकि मैं उस लड़की को जानता हूं शायद।
तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो सुनील। तुमने ये नेवी वेवी क्यों ज्वाइन कर लिया यार? तुम्हें तो वो सीबीआई में होना चाहिए था। ऐसे घेर लेते हो कि अगर मेरी जगह कोई और आदमी होता ना तो अभी तक सब कुछ उगल देता। यही मैं चाहता कि तुम सब कुछ उगल दो, तुम्हारी आत्मा पर कोई बोझ ना रहे। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों के। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तेरा जादू चल गया, ओ जादूगर। टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं, तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। दिल तो देते हैं आशिक सभी, जान भी तुझको दे दूंगा मैं। मेरे होठों के गुलाब मांग ले, मेरी आंखों से शराब मांग ले। मेरे होठों के गुलाब मांग ले, मेरी आंखों से शराब मांग ले। तेरा जादू चल गया, ओ जादूगर। टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। कहानी के 100 साल हैं, इस जवानी के 100 साल हैं, इस कहानी के 100 साल हैं, इस जवानी के
के 100 साल हैं, ये तेरे प्यार के 4 पल, जिंदगानी के 100 साल हैं। एक बार नहीं 100 बार कर ले, जी भर के तू मुझे प्यार कर ले। एक बार नहीं 100 बार कर ले, जी भर के तू मुझे प्यार कर ले। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। जावेद साहब, 3 फिल्मों की बातें की, बल्कि हम कहेंगे 2 फिल्मों की बातें हुई, तीसरी का जिक्र आया। एक तो बाजीगर है, दूसरी डर है और तीसरी अंजाम है। तीनों में शाहरुख नेगेटिव हैं। इन तीनों में जो कैरेक्टर है उसका क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है, और जो शाहरुख की तीनों कैरेक्टर्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करने की समझ है, उसके बारे में जरा आप हमें बतौर एक लेखक बताएं कि वो कितने ज़हीन कलाकार हैं कि 3 अलग अलग नेगेटिव भूमिकाओं को 3 अलग अलग अंदाज में निभाकर और कामयाब कर ले जाते हैं। देखिए, जो नेगेटिविटी है, जो आदमी के अंदर जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, बुराइयां हैं, वो सब कोई एक लेवल की या एक डिग्री की नहीं होती। बहुत सारे लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं। झूठ एक बुराई है, एक बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन झूठ अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा झूठ बोलते हैं, कुछ लोग बहुत घटिया झूठ बोलते हैं, और कुछ लोग इतना अच्छा झूठ बोलते हैं कि उसे दोबारा सुनने को दिल चाहता है। तो एक समझदार एक्टर जो है वो खुद तय करता है कि उसे अपने काम को किस लेवल पे लेके जाना है। ये लिखा नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि हम लोग सिर्फ गाइड्स तो बन सकते हैं, जी जी, लेकिन ये उससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। चनाचे इन तीनों फिल्मों का भी ये है कि जिस अंजाम तो खैर मैंने नहीं लिखी, लेकिन ये कि उसमें शाहरुख की अपनी है। कहीं उसने अपने पागलपन को, अपने जुनून को बहुत ज्यादा अंडरलाइन करके एनहांस किया है, कहीं उसने उसको बहुत ही मध्यम सुर में वो किया है। अब आप तो म्यूजिक वाले आदमी है, इसलिए मैं आपको बताऊं कि अच्छा गाने वाला खुद तय करता है कि उसे कौन सा सुर लगाना है। जी जी, बिल्कुल इसी तरीके से अच्छा एक्टर तय करता है खुद कि मुझे इस किरदार में कौन सा सुर लगाना है और कितना लगाना है। वो जो कुछ भी है, जो फर्क है, हालांकि बहुत ज्यादा प्रोनाउंस फर्क आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी जो फर्क है वो शाहरुख की अपनी वजह से, नॉट ऑन द स्क्रिप्ट लेवल। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों के। जावेद साहब, इन तमाम फिल्मों के बाद एक ऐसी फिल्म के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, और ये एक ऐसी फिल्म है जो हमारे शहर के, मुंबई के एक थिएटर में रिलीज होने से लेके आज तक लगातार चल रही है। सन 1995 से लेके आज तक ये फिल्म है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
सनम। ये भी उसी दौर के आसपास आई हुई फिल्म है, जबकि शाहरुख लगातार नेगेटिव भूमिकाएं कर रहे थे और उन्होंने आपसे कहा था कि अमरीश पुरी और रंजीत की कतार में खड़े किए जाने की कोशिशें हो रही। तो ये कहानी जब शाहरुख को सुनाई गई तो क्या हुआ था? उन्होंने मार के निकालने की धमकी दी। क्यों? क्योंकि एक तरफ लगातार आप नेगेटिव कहानियां लेकर जा रहे थे और उसके बाद ये एक बड़ी खूबसूरत सी प्रेम कहानी थी। हाँ, तो वही तो उसका कहना था कि यार आप लोग क्या करना चाहते हैं। मतलब ये कि एक तरफ आप मुझे एक एंटी हीरो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव टैलेंट रखने वाला कैरेक्टर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप मुझे रांझा और महिवाल और इस कैलिबर का एक लवर दिखाना चाहते हैं। तो आपका इरादा क्या है? और मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी ये समझ में ही नहीं आता ये इस किस्म के हैवी लव सीन्स जो मतलब इमोशंस के शीरे में डूब के निकले हुए हों, तो वो मैं कर ही नहीं सकता। टिपिकल मुंबईया प्यार मोहब्बत। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने इनकार कर दिया था, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। हालांकि कहानी उनको अच्छी लगी थी, सब कुछ था, लेकिन ये कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये फिल्म नहीं करनी। लेकिन मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना था कि मैंने शाहरुख से कहा एक दिन, बहुत समझाया कि देखो भाई, एक बात समझ लो कि एक ही जैसे रोल करने वाला जो एक्टर है वो एक्टर तो जरूर होता है, लेकिन बड़ा एक्टर नहीं होता जी। बड़ा एक्टर वो होता है जो हर किस्म के रोल उसी ईज और उसी कामयाबी के साथ कर सके जिससे वो एक रोल करता है वैसा दूसरा भी करता है। मिसाल के तौर पर दिलीप कुमार को ले लिया। दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग थे, लेकिन वो कॉमेडी कोहिनूर की और लीडर की कॉमेडी की आज भी मिसाल दी जाती है। हर किस्म के रोल उन्होंने किए और इसलिए आज वो एक लेजेंड गिने जाते हैं। क्या है? घर चलो, भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम बीच में मत बोलो, मेरी इंसलेट हुई है, इंसलेट। अपमान। अरे रुक जाओ। मॉर्निंग। हाथ छोड़। गुड मॉर्निंग। छोड़ हाथ। गुड मॉर्निंग। 1 2 3 4। अरे 1 2 3 4 वाला हाथ छोड़। मैं कैसे हूँ? 1 2 3 4 1 2 3 4 दूंगी थप्पड़ रख के। डाबरा। अरे बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला। कॉफी। यस व्हाट? वाटर सैंड, राइट हैंड, बंदूक बैंड, टिंग फटर। अगर आपको लेजेंड बनना है और एक ऐसा एक्टर नहीं बनना है जो बहुत ही लिमिटेड किस्म के रोल करे, तो आपको ये फिल्म करनी चाहिए। तो वो शायद थोड़े से पिघल गए। बाकी सारा सेहरा जो है वो आदित्य चोपड़ा के सर है। क्योंकि आदित्य चोपड़ा जो थे वो बिल्कुल वेलक्रो की तरह उन्हें लग गए थे। जी। और उन्होंने उनको कहानी सुनाई और कन्विंस किया और वो राजी हो गए। क्योंकि उसमें काजल ने भी काफ़ी मेरा ख्याल है रोल अदा किया होगा, क्योंकि उनकी दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी और एक ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक बार फिर अगर स्क्रीन पे आएंगे तो कुछ बहुत ही कमाल की एक फिल्म बन जाएगी। डोंट टेल मी, तुम जैसे लड़के ने कभी किसी से प्यार नहीं किया? अफेयर्स तो बहुत हुए, लेकिन प्यार कभी किसी से नहीं हुआ सेनोरिटा। कोई मिली नहीं। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? बताओ। एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए। How sweet। अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब लगता है जैसे कोई अनदेखा अनजाना चेहरा बादलों में से पुकार रहा है। पता नहीं ये बादल कब हटेंगे और कब वो पुकारने वाली सामने आएगी। तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं। अब कोई अनदेखा अनजाना तुम्हारे ख्यालों में कभी नहीं आया? मेरे ख्यालों में किसी अनदेखे अनजाने के लिए जगह नहीं है। ओह। मेरी शादी तय हो चुकी है। शादी तय हो चुकी है? हाँ। Congratulations। क्या रहता है तुम्हारा होने वाला? लंदन में? नहीं, इंडिया में। दिखता कैसा है? Tall, dark, handsome? पता नहीं,
मैंने उसे कभी देखा नहीं है। जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमने उसे कभी देखा नहीं है। और जरूरी भी नहीं है। बाबूजी ने उसे देखा है, वो उनके दोस्त का बेटा है। तुम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ गुजार दोगी जिसे तुम जानती नहीं हो, कभी मिली नहीं हो, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी है। हमारी तरफ ऐसा ही होता है। और तुम इस फैसले से खुश हो? शाहरुख के राजी होने के बाद भी यूनुस साहब ऐसा नहीं था कि ये फिल्म इतनी आसानी से बन गई हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये क्या पागल बने, किस किस्म की फिल्म है। एक तो ये कि आप एक नए लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं जिसे कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक आदित्य चोपड़ा ने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी। जी हाँ। तो सिवाय बड़े बाप के, बड़े डायरेक्टर के बेटे होने के उनको क्या आता है, लोगों का कहना ये था। एक रिजर्वेशन वो था जी। ये खुद मैं यश चोपड़ा कैंप की बात कर रहा हूँ। दूसरा, एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट आदमी जो यश चोपड़ा कैंप में थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे जावेद साहब आप तो समझदार आदमी हैं, आप यश जी को समझाइए कि ये क्या कर रहे हैं। वो ये फिल्म तो ट्रेवलॉग है, ये कोई फिल्म है? ट्रेवलॉग है। ट्रेन में बैठे हुए हैं, यहाँ चले जा रहे हैं, वहाँ चले जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है जी। एक तीसरे साहब ने कहा कि वो फिल्म कभी नहीं चलती है जो एपिसोडिक हो। ये जो फिल्म है ये 2 एपिसोड में है। एक एपिसोड जो है वो लंदन में होता है, दूसरा एपिसोड जो है पंजाब में होता है। दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है सिवाय 2 एक्टरों के, 2 कैरेक्टर्स के, जो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाते। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ये कि आदित्य चोपड़ा को दाद देनी चाहिए कि वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। उसने जो लिखा था, जो लिखवाया था, वो उस पर कायम रहा। और बाकी तो मेरा ख्याल है वो तारीख है हिंदुस्तान की, क्या बोल के दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली फिल्म। अब तक 700 हफ्ते तो चल चुकी है वो। जी, अभी भी चले जा रही है। अभी तक चले जा रही है, कहाँ तक चलेगी अल्लाह जाने। जी। मेरे पास तो हर 100 हफ्ते के बाद एक ट्रॉफी बढ़ जाती है, बस मैं वही देख देख के खुश होता रहता हूँ। क्या उस वक्त आपको लग रहा था कि ये फिल्म कामयाबी की इतनी लंबी लकीर खींचेगी कि जिसको छोटा करना आगे चल के जरा मुश्किल हो जाएगा? और वो भी एक ऐसी घुमावदार कहानी है कि शादी किसी और के साथ होने की तैयारियां चल रही हैं और आगे चल के शादी किसी और के साथ हो जाती है। यूनुस साहब, ये किसी फिल्म के बारे में नहीं कहा जा सकता, कितनी ही कामयाब फिल्म क्यों ना हो, लेकिन जिस वक्त वो प्रोडक्शन स्टेज पर है या जब वो रिलीज हुई है, तो आप कुछ नहीं कह सकते कि उसका फ्यूचर क्या है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी पालने में पड़े हुए बच्चे को देख के उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कल वो क्या बनेगा। हाँ जी। आप उस बच्चे को देख के भी कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या बनेगा। वो बहुत कुछ बन सकता है और कुछ भी नहीं बन सकता। तो हर फिल्म मैं समझता हूँ इस मरहले से गुजरती है। ये फिल्म भी उस मरहले से गुजरी थी, लेकिन इस फिल्म को मैं दर्जनों बार देख चुका हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, अनदेखा अनजाना कोई आने लगा ख्यालों में। आंखों की खिड़की पर एक साया सा लहराता है, दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक देकर जाता है। गहरी गहरी काली आंखें मुझसे मुझको पूछती हैं, हाथों की रेखाओं में एक चेहरा सा बन जाता है। उसकी सांसें रेशम जैसी गालों को छू जाती हैं, उसके हाथों की खुशबू है अब तक मेरे बालों में। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, अनदेखा अनजाना कोई आने लगा ख्यालों में। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सैकड़ों बार देखा है। बिल्कुल। और मैंने उनसे डिस्कस किया है कि ऐसी क्या चीज है कि जिसने आपको इस फिल्म को सैकड़ों बार देखने पे मजबूर कर दिया और आप बोर नहीं हुए। यही सवाल मेरा है कि ऐसी क्या चीज है जो इस फिल्म को इतना लंबा कामयाब बनाती है? मेरा ख्याल ये है कि उस फिल्म की सिंसियरिटी, उस फिल्म में हर चीज बड़ी सिंसियर है। उसमें मुझे कोई चीज जो है वो झूठी नजर नहीं आती। न कैरेक्टर झूठे नजर आते हैं, न कैरेक्टर जो कह रहे हैं वो झूठ नजर आता है, जो वो कर रहे हैं ना वो झूठ नजर आता है। और हर चीज जो है वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में है। एक बड़ी जो शुरू में एक बहुत बड़ी जो उसका जो विक्ट्री पॉइंट था जी, वो ये था
कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि लड़का उससे कहता है लड़की से कि मैं ना तुम्हें भगा के लेके जाऊंगा, ना उठा के लेके जाऊंगा, ना ये करूंगा ना वो करूंगा। और हाँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मुमकिन कैसे है। और हर वो फिल्म, आपने हजारों फिल्में देखी होंगी, वो फिल्में पसंद की जाती हैं जिनमें हीरो के सामने मिशन इम्पॉसिबल खड़ा कर दिया जाता है। बहुत सही, बहुत सही। और उस मिशन इम्पॉसिबल को वो हीरो पॉसिबल कर देता है। ये ले माँ, ये मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं सब जानती हूँ, मैंने सब देख लिया है। मैं जानती हूँ राज वही लड़का है जिसे तू यूरोप में मिली थी, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं गलत थी सिमरन। मेरी बेटी अपनी खुशियों की बलि नहीं चढ़ाएगी, वो अपने प्यार की कुर्बानी नहीं देगी। मैं जानती हूँ राज, तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगी। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ। ले जाओ मेरी बेटी को, चले जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। इसे ले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। नहीं, इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, तुम इसे लेकर चले जाओ। प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटा, यहाँ से चले जाओ। अच्छा माँ जी, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा मैं। आइए, इधर आइए, यहाँ से जाओ। इधर आइए, यहाँ बैठिए। माँ जी, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरी माँ गुजर गई। तो आज मैं जैसा भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। वो हमेशा मुझे एक बात कहा करती थी जो मैं आज तक नहीं भूला। वो कहती थी, बेटा जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक सही एक गलत। गलत रास्ता बहुत आसान होगा, तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा। और सही रास्ता बहुत मुश्किल होगा, उसमें बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियां होंगी। अगर तुम गलत रास्ते पर चलोगे तो हो सकता है शुरुआत में तुम्हें बहुत कामयाबी मिले, बहुत खुशियां मिले, मगर अंत में तुम्हारी हार होगी। और अगर सही रास्ते पर चलोगे तो भले शुरुआत में तुम्हें कदम कदम पर ठोकरें मिले, मुसीबतों का सामना करना पड़े, परेशानी हो, मगर अंत में हमेशा जीत होगी। अब आप ही बताइए माँ जी, मेरा रास्ता सही है या गलत? तुम्हारा रास्ता बिल्कुल सही है बेटे, पर तुम मेरे पति को नहीं जानते। और माँ जी, आपके पति मुझको नहीं जानते। अगर मुझे सिमरन को भगा कर ही ले जाना था तो ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन मैं सिमरन को छीनना नहीं, पाना चाहता हूं। मैं उसे आंख चुरा कर नहीं, आंख मिला कर ले जाना चाहता हूं। मैं आया हूं तो अपनी दुल्हनिया तो लेकर ही जाऊंगा, पर जाऊंगा तभी जब बाबूजी खुद इसका हाथ मेरे हाथ में देंगे। अब सिमरन आपकी परेशानी नहीं, मेरी परेशानी। आप समझ लीजिए कि आपने बेटी विदा कर दी। अब तो बस डोली उठने की देर है। इस फिल्म को देखते हुए कतई यकीन नहीं होता है कि ये मुमकिन हो जाएगा। फिल्म आखिर तक जब पहुंच रही होती है तब तक भी ये यकीन नहीं होता है कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है। यही उसकी कामयाबी की बहुत बड़ी। दूसरे ये कि आपको काजल झूठी नहीं लगती, काजल का दर्द दिखाई दे, महसूस होता है। मैं तो ये भूल ही गई थी कि औरत को वादा करने का भी कोई हक नहीं है। वो तो पैदा ही इसलिए होती है कि मर्द के लिए कुर्बान होती रहे, क्योंकि मर्द तो औरत के लिए कभी कुर्बानी देता नहीं और ना ही कभी देगा। इसलिए आज मैं तेरी माँ तुझसे तेरी खुशियां मांगने आई हूं। तू उसे भूल जा बेटी, भूल जा। तेरे बाबूजी तेरे आंसू नहीं समझने वाले, इसलिए सबके सुख चैन के लिए मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं। तू उसे भूल जा बच्ची,
उसे तू भूल जा। तुम ठीक कहती हो माँ, मैं भी कितनी नादान हूं ना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं। और आखिर बाबूजी मेरे पिता हैं, उन्होंने हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचा है। क्या मैं उनकी खुशी के लिए एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? जाओ माँ, जाके बाबूजी से कह दो कि मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अब उन्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। शाहरुख की बेबसी का आपको अपने दिल पर असर होता हुआ महसूस होगा। और ये बहुत बड़ा एक ऐसी चीज है कि अगर कोई किरदार, कोई कैरेक्टर अपनी ऑडियंस से इस तरह कम्युनिकेट कर सके कि वो देखने वालों की सोच का हिस्सा बन जाए, तो उस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता। जी जी, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं। ये पूरी जिंदगी हमको पालते हैं, पोसते हैं, हमको ढेर सारा प्यार देते हैं। ये हमारी जिंदगी के फैसले हमसे बेहतर कर सकते हैं। हमको कोई हक नहीं पहुंचता कि हम इनको दुख पहुंचाकर अपनी खुशियों के महल खड़े करें। बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं झूठा हूं, धोखेबाज हूं। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? झूठ तो आखिर झूठ होता है ना। बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे चेहरे के सिवाय मुझे कोई और चेहरा दिखाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे नाम के सिवाय मुझे कोई और नाम याद नहीं रहता? बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं आवारा हूं। मैंने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी कर सकूंगा? तो क्या हुआ अगर ये आवारा तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करता है? तो क्या हुआ? प्यार सब कुछ तो नहीं होता ना। बाबूजी ठीक कहते हैं सिमरन, बाबूजी ठीक कहते हैं। बाबूजी मैं यहाँ किसी का दिल तोड़ने नहीं आया था, मैं तो दिल जीतने आया था। पर शायद मुझे में कुछ कमी होगी कि आपका दिल पूरी तरह जीत नहीं पाया। अगर आपको लगता है कि कुलजीत सिमरन को ज्यादा खुश रखेगा, तो आप ठीक समझते हैं। सिमरन का अच्छा बुरा आप सबसे बेहतर जानते हैं। और ऐसी जितनी भी फिल्में हैं, इतनी कामयाब फिल्में जितनी भी हैं, चाहे वो शोले हो या मुगले आजम हो या गंगा जमुना हो या मदर इंडिया हो या और बहुत सारी जो फिल्में हैं, आप उन फिल्मों को देखिए, उनमें एक चीज ऐसी जरूर है कि जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है अपनी ऑडियंस से, और वही चीज फिल्म की कामयाबी और उसकी लंबी जिंदगी की जमानत होती है।
नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, और तुझे चूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना। ठंडी ठंडी पवन चलता है ये बदन, जी चाहता है बना लूं तुझको अपना सजन। हुआ नहीं ये पहले कभी, मेरी चाल बदल गई अभी अभी, मैं चली बंधेगा रब्बा मेरे मैनू बचा, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, और तुझे चूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना। जाती है तो कहाँ, जाने मन जाने जा, लड़की है तू खूबसूरत, लड़का मैं नौजवान, तुझे गले लगा लूं पलकों में बिठा लूं हो गया मुझे नशा। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों के। इस फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि कुछ खास सीन्स की अगर हम बात करें तो वो कौन से सीन होंगे जिनका आप खास तौर पर जिक्र करना चाहेंगे कि भाई ये वो जगह हैं जहां पर वाकई बहुत कमाल हुआ है? देखिए, किसी भी कामयाब फिल्म के ऊपर डिस्कशन बेकार होता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जी जी। अगर हम फिल्म वाले अक्सर आपस में बात करते हैं कि फलां बात गलत थी, फलां बात गलत थी, ये चीज गलत है, ये कैसे हो सकता है, और उसका जवाब बड़ा ये होता है कि अरे यार फिल्म हिट हो चुकी है, अब इस डिस्कशन से क्या फायदा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको कैरेक्टर्स जो हैं वो कार्डबोर्ड के कैरेक्टर्स नहीं है। दूसरे, उन कैरेक्टर्स में जो डायमेंशंस क्रिएट किए गए वो डायमेंशंस शायद इससे पहले नहीं क्रिएट किए गए। जैसे मिसाल के तौर पर फरीदा जलाल का एक कैरेक्टर जो अपनी लड़की के साथ में है लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ सकती। हाँ, लेकिन जब वो उससे कहती है, उसको बताती है कि ख्वाब मैंने भी देखे थे, वो जो वाला सीन है उसका, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद। तो वो सीन आज भी एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तुझे पता है सिमी, जब मैं छोटी थी ना, तेरे नाना मुझे सिखाया करते थे कि औरत और मर्द में कोई अंतर नहीं है, जो एक का हक है वही दूसरे का हक है। पूरा बचपन में इस बात को सच मानकर जीती रही, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई समझ में आता गया कि कितना झूठ है। मेरी पढ़ाई रोक दी गई इसलिए कि मेरे भाइयों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी थी। वो थी मेरी पहली कुर्बानी। फिर उसके बाद हर मोड़ पर कभी बेटी बनकर, कभी बहन, तो कभी बीवी बनकर अपनी खुशियों की बलि चढ़ाती गई। पर जब तू पैदा हुई और मैंने पहली बार तुझे अपने इन हाथों में लिया था, तो अपने आप से एक वादा कर लिया था मैंने कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ नहीं होगा। वो बेटी, बहन, बीवी बनकर कदम कदम पर अपने आप को कुर्बान नहीं करेगी। तो क्या हुआ अगर वो लड़की है? वो जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी, उसे अपने हिस्से की हर खुशी नसीब होगी।
मगर मैं गलत थी सिमरन। मैं तो ये भूल ही गई थी कि औरत को वादा करने का भी कोई हक नहीं है। या ये कि जब अनुपम खेर जो है वो अपने बेटे से कहता है तू यहाँ बेटा क्या कर रहा है, जा हिंदुस्तान। गुड इवनिंग। बियर। लड़की का नाम क्या है? सिमरन। कौन सी लड़की बाप्स? वही जिसका चेहरा तू चांद में देखने की कोशिश कर रहा है। Come on, बाप्स, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो एक ही लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। किसी के होंठ अच्छे हैं, किसी की आंखें अच्छी हैं। एग्जैक्टली। रहती कहाँ है? कौन बाप्स? यही सिमरन। पता नहीं। कैसी है वो? बहुत प्यारी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है पॉप्स कि उसकी शादी होने वाली है। तो शादी रुकवा देते हैं। आपका जमाना और था पॉप्स, अब जमाना बदल चुका है। मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है बेटा। ये ना कभी बदली है और ना कभी बदलेगी। नो पॉप्स, इट्स टू लेट नाउ। वो अब किसी और की होने वाली है। ओए, दुल्हन उसी की होती है जो डोली में बिठा कर ले आता है। मैंने तुझे तुनतना बजाने के लिए पैदा नहीं किया था। हम उनमें से हैं जो चांद को देखते नहीं, चांद को उठाकर घर पर ले आते हैं। अब जा, और इस घर में तभी आना जब बहू तेरे साथ होगी, समझा? पहुंची पहुंची। बॉबी लोला, कम ऑन। गुड। तो ये जो कैरेक्टर का जो ये शेड्स हैं, ये इंटरमिशन के पहले जी, या अमरीश जी का जो कैरेक्टर है कि मैं तो एक कबूतर हूँ भाई, जो दाने की तलाश में यहाँ आया और वक्त ने उसके पाँव में जंजीर डाल दी और वो नहीं जा सकता। ये लंदन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर। मैं 22 बरस से यहाँ रह रहा हूँ। रोजाना इसी सड़क से गुजरता हूँ और रोजाना ये सड़क मुझसे मेरा नाम पूछती है। ये पूछती है कि चौधरी बलदेव सिंह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। अब मैं इसे क्या जवाब दूं? आधी उम्र गुजारने के बाद भी ये धरती मेरे लिए अजनबी है और मैं इसके लिए। यहां मुझे कोई नहीं जानता सिवाय इन कबूतरों के, क्योंकि ये भी मेरी ही तरह हैं। इनका भी कोई देश नहीं, जहां दाना देखा उतर गए और पेट भरकर उड़ गए। मैं कब उड़ सकूंगा मालूम नहीं। जरूरतों ने पर काट दिए हैं, रोटी पांव की जंजीर बन गई है, लेकिन कभी ना कभी मैं जाऊंगा जरूर अपने देश को, अपने पंजाब को। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने पंजाब में जाना चाहता है, आजाद रहना चाहता है, जीना चाहता है, वो उनमें से कोई कैरेक्टर झूठा नहीं लगता। उसमें वो दादी जो है, जो बच्ची खुश नहीं नजर आ रही है। बल्ली, हाँ जी। बल्ली, एक बात मुझे खाए जा रही है, पता नहीं क्यों। मैंने सिमरन की आंखों में एक उदासी सी देखी है, उसकी हंसी में भी झिझक सी है। सब ठीक है ना? कुछ नहीं माँ, नई जगह है, नए नए लोग हैं, हवा पानी बदलिया, थोड़े दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तुसी काम का फिक्र ना करो। हाँ? लीजिए जी खीर। राजू, सिमरन उसे बोली नहीं अभी तक। देखिए, शादी के लिए खुद ही तो राजी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाएगी। अगर याद रखेगी तो बहुत पछताएगी। ये जो डायमेंशंस हैं, ये बड़े छोटे छोटे, बड़े बारीक बारीक हैं, लेकिन ये कि कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को अंडरलाइन करें, उसके पीछे 24 वायलिन बजाएं तभी वो आपको समझ में आएगी। बात
बारीक हो तो भी हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत समझदार जैसा ऑडियंस है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और ईमानदार ऑडियंस है। वो फौरन उसे अप्रिशिएट भी करती है, समझती भी है। 12 बार आपने ये फिल्म देखी है, आपने कहा। नहीं, मैंने 12 बार नहीं, मैंने कहा दर्जनों बार देखी, क्योंकि आपने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं और वो फिल्म से इतना अच्छा खासा जुड़ाव है। तो इतने अरसे के बाद भी जब फिल्म को देखते हैं तो अटैचमेंट फील होता है, डिटैचमेंट फील होता है, या वो फीलिंग जो है उसको क्या नाम दिया जाए, क्या महसूस करते हैं आप? सर, वो फिल्म मुझे आज भी फ्रेश मालूम है। वो फिल्म डेटेड नहीं लगती, और ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। वो फिल्म आज भी वैसी ही है जो जैसी 1992 में थी। आज अगर आप 2010 में देखिए उसे, तो वो फिल्म बिल्कुल आपको 19 साल या 17-18 साल पुरानी नजर नहीं आई। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि एक्टर पुराने हो सकते हैं, एक्टर बूढ़े हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, अमरीश जी जा चुके हैं, लेकिन वो फिल्म जिंदा है और वो फिल्म ताजा है, फ्रेश है। माँ, तुम्हें याद है वो सपना जो मैं डायरी में लिखती थी? वो चेहरा जो मेरे हाथों की रेखाओं में दिखाई देता था, वो जिसे मैं कहती थी कभी सामने तो आए, वो आ गया माँ, वो सामने आ गया। क्या? ये तो क्या कह रही है सिमी? हाँ माँ, घर छोड़ते वक्त मुझे अपनी आने वाली जिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। मैं इस 1 महीने में दुनिया भर की खुशियां बटोर लूंगी। वापस आकर अपने देश जाकर एक अनजान आदमी के साथ सारी जिंदगी निभा लूंगी। मैंने तकदीर के साथ समझौता कर लिया था माँ, मगर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। वो आंधी की तरह आया और मैं टूटे पत्ते की तरह उसके साथ उड़ती चली गई। मैंने पढ़ा था, सुना था कि प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, मगर कभी समझा नहीं। मैं तो तब भी नहीं समझी जब उसने पहली बार मुझे अपना हाथ दिया। इतने दिन उसके साथ साथ रही, फिर भी कुछ नहीं समझी। लेकिन आज स्टेशन पर जब वो मुझसे अलग हो रहा था, मुझे ऐसा पहली बार महसूस हुआ कि इस पल के बाद मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं उसे पलट पलट कर देख रही थी, मगर वो चला जा रहा था। मैं उसे रोकना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, कुछ सुनना चाहती थी, वो नहीं रुका। मगर मैं समझ गई कि प्यार ऐसा होता है, और मैंने अपने सारे ख्वाब उसके नाम कर दिए। मैं नहीं जानती कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मेरी जिंदगी है। मैं किसी और की नहीं हो सकती माँ। आई लव यू माँ। आई रियली। किस तरह के रिएक्शंस जो इस फिल्म के दीवाने रहे हैं, आपने कहा उनसे बातें हुई हैं, तो उनके जो रिएक्शंस हैं उनमें से कुछ खास रिएक्शंस जो आप हमें बताना चाहेंगे? कई लोग कहते हैं कि इस फिल्म को देख के उनकी शादियां हो गई। भाई, उसको बेस बना के तो एक फिल्म भी लिखी गई जिसमें एक साहब हैं जो सिमरन को तलाश कर रहे हैं और एक लड़की है जो राज को तलाश कर रही है, उसे अपना राज चाहिए। तो इस किस्म के बहुत से होते हैं। लेकिन ये कि एक लड़की ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही कि आपको पता है कि इस फिल्म की खास बात क्या है? मैंने कहा क्या है? कहने लगे इसे एडिक्टिव। जी तो इसका एडिक्शन हो जाता है। एक साहब मेरे पास सऊदी अरब से आए थे। उनका कहना ये था कि वो हर रोज शाम को अपने ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर तक दिलवाले देखते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं। तो मैंने कहा आप उसे नींद की गोली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? कहने लगे नहीं, मैं दिन भर की थकन दूर करने का इससे बेहतर फार्मूला नहीं ढूंढ सका हूँ। क्या बात है साहब, वाह। तो हर एक का अपना अपना, लोग पता नहीं किस चीज में क्या देखते हैं। जी यूनुस साहब, ये हमारे और आपके फैसला करने की बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हर आदमी कुछ अलग ही देखना चाहता है। अब वो क्या देखता है उस फिल्म में, किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, किसी को परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को कहानी बहुत अच्छी लगती है, किसी को जो उसकी जो गुत्थी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कुछ भी अच्छा लगे, फिल्म ऑन द होल अच्छी लगी, चल रही है, एक हिस्ट्री बन चुकी है, ये हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है। कोयल कूके ऊप उठाए, यादों की बंदूक चलाए। कोयल कूके ऊप उठाए, यादों की बंदूक चलाए।
उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनय तलवड़कर, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। जारी रहेंगे जावेद सिद्दीकी की यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के।